हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी वाइब्स में। देखिए, इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की नींव रख दी मगध साम्राज्य पर। कैसे रखी थी वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। कैसे रखी थी, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम युद्ध किया था किनसे, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है भैया, निकेटर से उन्होंने अंतिम युद्ध किया था अपने जीवन का। कब? 305 बीसी में। ठीक है भैया, 305 बीसी में उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया था, अंतिम युद्ध अपने जीवन का। और उस युद्ध में संधि के अनुसार क्या हुआ था, एक तो मैगस्थनीज का एक यूनान था, प्रसिद्ध यूनानी था, एक यात्री था। वो 4 साल तक क्या कहाँ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। दूसरा, उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को क्या किया था, 500 हाथी दान में दे दिए थे। 500 हाथी दान में दे दिए थे। और तीसरा, इन हाथियों के बदले निकेटर ने क्या किया था, इन हाथियों के बदले निकेटर ने क्या किया था, गांधार, काबुल, मकरान और हैरात के कई क्षेत्र को किसके हिस्से में दे दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में। और एक और बात थी क्या, जो निकेटर था तो इसकी बेटी थी कौन, हेलेना। निकेटर की बेटी हेलेना की शादी भी किससे हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई थी। तो ये क्या थे, इनके राज्य थे, राज्य को जीतता गया था। पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत को रोंद डाला था। 6 लाख की सेना थी, किन के अनुसार, प्लूटार्क और एपियन के अनुसार, जो कि हमारे क्या रहे हैं, प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 लाख सेना के करीब चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी, जिन्होंने पूरे भारत को रोंद डाला था। तो देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ था, वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। जैन धर्म के जो उसके दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन, भद्रबाहु, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं जैन धर्म की, और जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, वो उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 298 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका बेटा बिंदुसार, किनके बेटे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। और उसके बाद 298 बीसी में मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं कौन, बिंदुसार। देखिए, सबसे पहली तो बात यह, इसका राज कहाँ कहाँ तक फैला था, इसका राजपाट कहाँ कहाँ तक था। तो इसने क्या किया, ज्यादातर वहीं पर शासन किया जहाँ पर इनके पिताजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर रखा था। इन्होंने उन राज्यों पर ही क्या अपना शासन किया। ठीक है भैया, पिता के राज्यों पर ही इसने क्या है काम किए, जो भी मतलब सुधार वगैरह करवाए उन्हीं पर किया। दूसरी बात, इनके 101 बच्चे थे, बिंदुसार के 101 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, सुभज। सबसे बड़े बेटे का नाम था सुभज। और उससे जो छोटे बेटे थे उसका नाम था क्या, अशोक। उसका नाम था अशोक। सबसे बड़े बेटे का नाम सुभज था और उससे छोटे का नाम था क्या, अशोक। अभी अशोक ने क्या किया था, अपने 99 भाइयों को मार दिया था। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। बचा कौन, सुभज। और एक और था जो सबसे छोटा था, उसका क्या नाम था, तिष्य। एक और था, क्या नाम था उसका, तिष्य। 99 भाइयों को अशोक ने मार दिया और एक था सबसे बड़ा सुभज और तिष्य। ये 99 भाइयों को कब मारा, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि काफी आगे की बात है, वो अपने आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। दूसरी बात देखिए, जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि भी प्राप्त है, जिसका मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक। इनको शत्रु विनाशक या फिर अमित्र घात भी कहा जाता है। उसके बाद जैन साहित्यों में इनको सिंह सेन के नाम से भी संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया, सिंह सेन के नाम से भी संबोधित किया गया। उसके बाद देखिए, इसकी जो राजधानी थी ना, इनकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला थी। ठीक है भैया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य के काल की, तो उस टाइम पर राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। लेकिन बिंदुसार के टाइम पर राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। और तक्षशिला में 2 विद्रोह हो जाते हैं, जिसमें वो सबसे पहले अपने बड़े बेटे को भेजते हैं, जिसका क्या नाम था, सुभज। सुभज ने वहां पर क्या काफी प्रयत्न किए, लेकिन उस विद्रोह को दबाने में वह क्या हुआ, असफल रहा और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो इसके सुभज के बाद किसको भेजते हैं, अपने बेटे, दूसरे बड़े बेटे, जिसका क्या नाम था, अशोक। फिर अशोक को भेजते हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए, जिसमें अशोक क्या हो जाता है, सफल हो जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बात, सीरिया का एक शासक हुआ कौन सा, एडियोकस। सीरिया का एक शासक हुआ एडियोकस। तो जो बिंदुसार थे ना, बिंदुसार ने एडियोकस को एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने 3 चीजों की मांग की। सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहली चीज इन्होंने मांगी सूखा अंजीर, उसके बाद दूसरी चीज थी अंगूरी शराब, और तीसरी थी इन्होंने एक वहां पर क्या किया, दार्शनिक की मांग की, क्योंकि अपने राज्य की देख रेख के लिए इनको क्या एक दार्शनिक चाहिए था, या फिर ये कह सकते हैं अच्छे कामों के लिए कोई सुझाव देने वाला एक दार्शनिक, या फिर कहीं घूम फिर के उन राज्यों की जानकारी देने वाला। तो ये क्या थे, इन्होंने एक दार्शनिक की भी वहां पर मांग की थी। और कई मायने में क्या हुआ, वहां से न सिर्फ उनको सूखा अंजीर और अंगूरी शराब ही मिल पाई, यहाँ पर क्या है इनको दार्शनिक नहीं मिल पाया। ठीक है भैया। उसके बाद क्या हुआ, मिस्र का एक शासक या फिर राजा हुआ जिसका क्या नाम था, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इन्होंने क्या किया, फिलाडेल्फस ने अपना एक राजदूत भेजा कहाँ पर, बिंदुसार के दरबार में। इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा बिंदुसार के नाम पर, जिसका क्या नाम था, डायनोसिस। डायनोसिस को इन्होंने कहाँ पर भेजा, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ये अशोक की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, देखिए इनकी क्या हो जाती है, 273 बीसी में क्या हो जाती है, 273 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बिंदुसार की। तो इनके बाद राजगद्दी पर बैठते हैं कौन, अशोक। अशोक बैठते हैं कब, 269 बीसी में। ठीक है भैया। इनके बाद कौन बैठते हैं राजगद्दी पर, अशोक बैठते 269 बीसी में, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 273 बीसी में। वो इसी वजह से 4 साल का डिफरेंस यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि अशोक ने अपने भाइयों के साथ में काफी लंबे समय तक विद्रोह किया, काफी लंबे समय तक संघर्ष किया या फिर विद्रोह किया। ठीक है, जिसमें क्या है 4 साल लगे। और जब इसने इन सबको मार दिया, बड़ा भाई तो यहाँ तक सुशीला के विद्रोह में ही असफल हो गए थे, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो छोटा भाई था, इसको राजपाट से इतना कोई भी मतलब नहीं था। तो अशोक ने क्या, इनको मारने में लगभग 4 साल लगे, और इस वजह से अशोक क्या 269 बीसी में मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्या, बिंदुसार के बेटे अशोक की। ठीक है भैया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे बिंदुसार के बेटे अशोक की, जो एक बहुत ही अच्छे राजा भी हुए, जिनके आज भी कई ऐसे चिन्ह है जिनको भारत सरकार भी यूज करती है। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जिन मौर्य राजवंश एक ऐसा राजवंश है जिसकी राजनीति के अनुरूप भी आज भारत की राजनीति भी मानी जाती है। ठीक है भैया। तो आगे हम लेक्चर में बात करेंगे अशोक के शासन से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।